हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे जायसी का विरह वर्णन। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और रीतिकाल के कवि भी हैं। जायसी विरह के सम्राट हैं। विधि के आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बल देते हुए कवि उस्मान जी ने अपने विचार इन पर प्रकट किए हैं। विरह अग्नि जरिए कुंदन हो, निर्मल तन नाव पे सोई था। जो साधक अपने को विरह अग्नि में तपा लेता है वह कुंदन की भांति दीप्यमान हो उठता है। पद्मावत ने अब प्राप्त होने वाले वियोग श्रृंगार कवि जायसी में यह वर्णन अप्रतिम और अद्वितीय है। महान कवि या महाकवि भी कह सकते हैं, जैसी ने भाव की दृष्टि से नागमती के चरित्र को लेकर उसकी रक्षा के लिए अपने कथानक को मोड़ प्रदान किए। वे सभी मोड़ विरह के इधर उधर चक्कर लगाते हैं। कवि ने रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के प्रति अनुराग की भावना को जगाकर या उद्भुत कर विरह की सृष्टि की है। अतः पद्मावत में विरह दो प्रकार से उन्मुख रहा। एक की प्रवृत्ति नर की, जो वियोग भावना की ओर है, और दूसरा नारी के वियोग की ओर है। जायसी ने अपने काव्य में विरह व्यंजना का भारतीय स्वरूप प्रधान रखा है। भारतीय नारी कभी अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करती। वह तो चुपचाप अंदर ही घुलती रहती है, जैसे कि गीली लकड़ी की भांति भीतर सुलगती रहती है, जिसका धुआं भी कभी प्रकट नहीं होने पाता। जायसी स्वयं विरही थे, अतः उन्होंने प्रेम की विरह की स्थिति की अभिव्यंजना भी की है। पद्मावत के विभिन्न पात्र जो कि 8 हैं, उनके रूप तत्वों का आरोप भी किया गया है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है, सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है और पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, नागमती जो है संसार का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में वस्तु वर्णन के अंतर्गत वन वाटिका, समुद्र, पर्वत, नग, पर्व, उत्सव, त्योहार, भोज्य सामग्री, वस्त्र, आभूषण विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि मध्यकालीन संस्कृति और लोक जीवन के विविध पक्षों का स्वाभाविक चित्रण भी हुआ है। सौंदर्य, प्रेम, विश्वास, त्याग, निर्भीकता इसके नायक की विशेषताएं हैं। पद्मावत अवधी भाषा में रचित महाकाव्य और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। जायसी जी ने महाकाव्य में सूफी काव्य में प्रचलित मसनवी शैली का भी आश्रय लिया है। सूफी साधना के 4 पड़ाव थे, जो शरीयत थे, तरीकत था, हकीकत था और मारिफत था। जायसी का संबंध जायसनगर से था। जायसी का जीवन काल 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक का माना जाता है। पद्मावत की रचना हुई वो 1540 ईस्वी में हुई थी, जो उनकी मृत्यु से पहले लिखी गई है। पद्मावत समासुक्ति है या अनुयुक्ति, इस विषय में विवाद है तथा अधिकांश विद्वान पद्मावत को समासुक्ति ही मानते हैं। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी के श्रेष्ठ विरह वर्णन में गिना जाता है। जायसी ने बारहमासा के माध्यम से नागमती की विरह वेदना का निरूपण किया है। बारहमासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से माना है और जो जायसी थे वो प्रेम आख्यान का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर ही किया गया है। जायसी ने प्रेम आख्यान का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर ही किया करते थे। इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन भी किया गया है। जो रूढ़ियाँ थीं प्रेम के लिए जो प्रदर्शित की जाती है कि स्वप्न देखना, चित्र प्रदर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायिका का मिलन का होना, अलौकिक शक्तियों के द्वारा सहायता लेना, उड़ने वाली राजकुमारियों का आदि का सहारा लेना आदि थे। आदि भ्रांतियां इनमें रूढ़ियों का पालन किया जाता था। लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेम आख्यानकों में आपको देखने को मिलेगा। जो सूफी कवि थे वह नायिका को परमात्मा और नायक को जीवात्मा के रूप में चित्रित किया है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी के श्रेष्ठ विरह वर्णन में गिना जाता है, जैसे नागमती। चित्तौड़ का राजा रत्नसेन सिंहलदीप की राजकुमारी
पद्मावती के रूप सौंदर्य पे मुग्ध होकर उसे पाने के लिए सिंहद्वीप चल पड़ते हैं। नागवती उसके वियोग में अत्यंत विकल हो उठती है और नागवती कहती हैं, नागवती चितौर पथ हेरा, पियु जो गए पुनि किन्हीं न फेरा। नागवती को लगता है कि वो एक बार छोड़कर गया है, लगता है कि अब वह हमेशा के लिए छोड़ गए हैं, वह अब वापस लौटकर आने का नाम ही नहीं लेते। अतः हम कह सकते हैं कि जायसी का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक है और समझ भी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।